हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। दिस इज सीए अंजलि भक्कड़ और हम लोग देख रहे हैं सीए इंटर जीएसटी का चैप्टर वाइज रिवीजन, जिसमें आज हम हमारा चैप्टर नंबर 15 ई वे बिल देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, ये कंसेप्ट नोट्स आपको फ्रीली प्रोवाइड कर रही हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप वहां से कंसेप्ट नोट्स जो है डाउनलोड कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 15, ई वे बिल। ई वे बिल क्या है? अगर सपोज मैं कोई मूवमेंट कर रही हूँ गुड्स का, मुझे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कोई गुड्स पहुंचाने हैं और मैं उन गुड्स का मूवमेंट अगर कर रही हूँ, उस मूवमेंट का जो प्रूफ है वो ई वे बिल है। विदाउट ई वे बिल यू कैन नॉट डू योर मूवमेंट ऑफ गुड्स। ओके, पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 68 रेड विथ रिलेवेंट सीजीएसटी रूल्स 2017। ई वे बिल क्या बोलता है? In order to monitor movement of goods for controlling any tax evasion, e-way system has been introduced. E-way is electronic document generated on GST portal evidencing movement of goods. ये movement of goods का एक proof है, एक evidence है कि आप ये goods यहाँ से यहाँ प्लेस ए से प्लेस बी मूव कर रहे हो। उसका जो प्रूफ है वो ई वे बिल है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जनरेट होता है जीएसटी पोर्टल पे ऑनलाइन। ठीक है, टैक्स इवेड नहीं होना चाहिए। टैक्स इवेजन कंट्रोल करने के लिए ये जो है ई वे बिल लाया गया है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इंफॉर्मेशन इज टू बी फर्निश्ड प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड इट इज टू बी इशूड whether the movement is in relation to supply or for reasons other than supply। ये इम्पॉर्टेंट है कि आप ऐसे नहीं है कि अभी आज अगर मैं मूवमेंट कर रही हूँ गुड्स का तो आज मैं ई वे बिल जनरेट करूंगी, कल करूंगी नहीं। मूवमेंट करने से पहले मुझे ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, सारी डिटेल्स देनी पड़ेगी। आफ्टर दैट मैं मूवमेंट कर सकती हूँ गुड्स का। ठीक है, और मुझे रीजंस भी देने पड़ेंगे कि ये जो मैं मूवमेंट कर रही हूँ गुड्स का, ये सप्लाई के लिए है या कुछ किसी और रीजन के लिए है। किस रीजन के लिए है मुझे सारी डिटेल्स देनी पड़ेगी। क्या बेनिफिट्स है? फिजिकल इंटरफेस टू पेव डिजिटल इंटरफेस रिजल्टिंग इन एलिमिनेशन ऑफ स्टेट बाउंड्री चेक पोस्ट। क्या होता है, सपोज अगर मैंने मूवमेंट किया है महाराष्ट्र से गुजरात, तो यहाँ पे बॉर्डर पे आपका जो भी व्हीकल है, ट्रक में जो भी, सपोज ट्रक में मैं कुछ गुड्स मूव कर रही हूँ महाराष्ट्र टू गुजरात, तो यहाँ पे बॉर्डर पे मेरा जो ट्रक है वो रोका जाएगा चेक करने के लिए। तो ये क्या बोल रहे हैं? फिजिकल इंटरफेस टू पेव ऑफ डिजिटल इंटरफेस रिजल्टिंग इन एलिमिनेशन ऑफ स्टेट बाउंड्री चेक पोस्ट। एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में सब कुछ डिटेल्स ऑलरेडी उनके पास में है, तो एलिमिनेट हो जाएगी जो आपकी स्टेट बाउंड्री चेक पोस्ट रहेगी वो सारी। इट विल फैसिलिटेट फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स। जब रोक रहेगी, ज्यादा ऑफिसर्स ये नहीं करेंगे तो मूवमेंट जो है फास्ट हो जाएगा आपके गुड्स का। एंड इट विल इम्प्रूव टर्न अराउंड टाइम ऑफ ट्रक्स एंड हेल्प लॉजिस्टिक इंडस्ट्री बाय इंक्रीजिंग द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल, रिड्यूसिंग द ट्रेवल टाइम एज वेल एज कॉस्ट। ये क्या बोल रहे हैं? आपको तो बेनिफिट है ही, एक तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो आपका जो स्टेट बाउंड्री चेक पोस्ट है वो एलिमिनेट हो गया। सेकेंड, आपका मूवमेंट फास्ट हो गया गुड्स का, और जब मूवमेंट आपका फास्ट हो गया, जो ट्रक्स का टर्न अराउंड टाइम है, आना जाना, गुड्स पहुंचाना, फिर आना, फिर कहीं और गुड्स लेके जाना, तो ये जो टर्न अराउंड टाइम ट्रक्स का है ये भी फास्ट हो गया। ठीक है, इसके वजह से जो लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री है उनको प्रॉफिट हो रहा है, उनके लिए हेल्पफुल है, उनके लिए कॉस्ट जो है रिड्यूस हो गई है, ट्रेवल टाइम उनका बढ़ गया है, जिसके वजह से उनके लिए गेनफुल है। ये हो गए आपके बेनिफिट्स। हु कॉजेज मूवमेंट ऑफ गुड्स? कौन करेगा? हर रजिस्टर्ड पर्सन, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, चाहे वो सप्लायर हो चाहे वो रिसिपिएंट हो, जो मूवमेंट कर रहा है गुड्स का, उसे ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। किस रिलेटेड? इन रिलेशन टू सप्लाई, अदर देन सप्लाई, या फिर आप कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन से इनवर्ड सप्लाई ले रहे हो। अगर सप्लाई करना है, कुछ और रीजन है सप्लाई के अलावा, या फिर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से मैं इनवर्ट सप्लाई ले रही हूँ, तो मुझे ई वे बिल जो है वो जनरेट करना पड़ेगा।
ठीक है। व्हेन ई वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड, दो केसेस है, एक तो मैंडेटरी हो सकता है या वॉलेंटरी हो सकता है। पहले मैंडेटरीली आपको कब ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा वो देखते हैं। आपकी जो कंसाइनमेंट वैल्यू है वो 50,000 रुपीज से ज्यादा है। कंसाइनमेंट वैल्यू का क्या मतलब है? जिस ट्रक में आप अपने गुड्स का मूवमेंट कर रहे हो, ठीक है, आप गुड्स को मूव कर रहे हो जिस ट्रक में, ये जो कंसाइनमेंट की वैल्यू है, ये जो आपके गुड्स की वैल्यू है इस ट्रक में, ये अगर 50,000 रुपए से ज्यादा है तो आपको मैंडेटरीली ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। यू हैव टू कीप इन माइंड दिस। ग्रेटर देन 50,000 रुपीज अगर आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू है, आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। किसे? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज कॉजिंग सच मूवमेंट, या फिर अगर कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर है, या कोई कुरियर एजेंसी है, या कोई ट्रांसपोर्टर है, अगर अगर इफ ऑथोराइज्ड कैन फर्निश डिटेल्स इन पार्ट ए। अगर इनको अथॉरिटी दी है, किसने? जो रजिस्टर्ड पर्सन रहेगा वो ई कॉमर्स ऑपरेटर को, कुरियर एजेंसी को, ट्रांसपोर्टर को अथॉरिटी दे सकता है। अगर इनको ऑथोराइज किया गया है तो ये भी जो है डिटेल्स भर सकते हैं पार्ट ए में। ई वे बिल के दो पार्ट होते हैं, ए और बी, डिटेल में नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई जॉब वर्क कर रहा है, प्रिंसिपल या फिर जॉब वर्कर इफ रजिस्टर्ड हैज टू मैंडेटरीली जनरेट ई वे बिल। जॉब वर्क के केस में अगर प्रिंसिपल को करना पड़ेगा ई वे बिल जनरेट, अगर अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो वो भी ई वे बिल जनरेट कर सकता है। थर्ड, अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स है, पर्सन इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। हैंडीक्राफ्ट गुड्स के केस में हमने देखा था रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में कि अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स का सप्लाई कर रहे हो तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है। ऐसे केस में अगर आप इंटरस्टेट मूवमेंट कर रहे हो, अगर इंटरस्टेट मूवमेंट किया जा रहा है हैंडीक्राफ्ट गुड्स का या फिर जॉब वर्क का, आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। डजेंट मैटर आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है या कम है, ठीक है। वॉलेंटरीली कब आप रजिस्टर करोगे? भले ही आपकी वैल्यू 50,000 है, उससे कम है, डजेंट मैटर, आपने रजिस्ट्रेशन सॉरी जनरेशन कर दिया है ई वे बिल का आप, और भले ही आपकी जो कंसाइनमेंट वैल्यू है 50,000 है या नहीं है, डजेंट मैटर, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन कॉजिंग सच मूवमेंट कैन वॉलेंटरीली जनरेट ई वे बिल। और वो चाहे तो ई कॉमर्स ऑपरेटर, कुरियर एजेंसी, ट्रांसपोर्टर को ऑथोराइज कर सकता है पार्ट ए में डिटेल्स फिल करने के लिए। देखो, इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड इन ई वे बिल। जो ई वे बिल होता है फॉर्म जीएसटी EWB 01 में होता है और इसके दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में सप्लायर का जीएसटीएन, रिसिपिएंट का जीएसटीएन, प्लेस ऑफ डिस्पैच, ठीक है, तो उसमें पिन कोड डालना पड़ेगा प्लेस ऑफ डिस्पैच का। जहां भी गुड्स डिस्पैच हो रहे हैं उस प्लेस का पिन कोड डालना पड़ेगा। जहां डिलीवरी की जा रही है आपकी गुड्स की, वहां पिन कोड डालना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट नंबर आपका, चाहे इनवॉइस नंबर हो, चाहे आपका डिलीवरी चालान हो सकता है, उसका नंबर क्या है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट की आपकी डेट क्या है वो डालनी पड़ेगी। वैल्यू ऑफ गुड्स इंपॉर्टेंट है, 50,000 से कम है, ज्यादा है, क्या है। HSN कोड आपको फिल करना पड़ेगा, और आप क्यों ट्रांसपोर्ट कर रहे हो वो, उसका रीजन आपको फिल करना पड़ेगा। ये सारी डिटेल्स जो है पार्ट ए ऑफ ई वे बिल में फिल की जाती है। पार्ट बी में क्या रहेगा? व्हीकल नंबर रहेगा। अगर अगर distance is up to 50 kilometer within state or union territory, in case of transportation from place of business to transporter's place और vice versa। अगर मुझे यहां से, सपोज मैं महाराष्ट्र में हूँ, महाराष्ट्र से मुझे ट्रांसपोर्टर का जो मेरा प्लेस है वहां पे मुझे गुड्स मेरे भेजने हैं, ठीक है। हम दोनों महाराष्ट्र में है, विद इन स्टेट और विद इन यूनियन टेरिटरी। अगर मेरा डिस्टेंस 250 किलोमीटर है तो मुझे ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं, सॉरी पार्ट बी ऑफ ई वे बिल मुझे डिटेल्स फिल करने की जरूरत नहीं है। ई वे बिल कैन बी जनरेटेड ओनली आफ्टर एंटरिंग डिटेल्स ऑफ पार्ट बी। आपका ई वे बिल जनरेट ही नहीं होगा जब तक आप पार्ट ए और पार्ट बी वाली डिटेल्स भरोगे नहीं। पार्ट बी में आपको व्हीकल नंबर डालना है,
अगर विद इन स्टेट आपका मूवमेंट हो रहा है गुड्स का प्लेस ऑफ बिजनेस से लेके तो ट्रांसपोर्टर की प्लेस तक और डिस्टेंस आपका अप टू 50 किलोमीटर है, देन आपको ये पार्ट बी वाली डिटेल्स फिल करनी मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, देखो व्हीकल नंबर इज इसेंशियल फॉर ई-वे बिल वैलिडिटी। अगर व्हीकल नंबर आपका जो भी ट्रक में माल जा रहा है उस ट्रक का नंबर आपने नहीं डाला है तो आपका ई-वे बिल वैलिड ही नहीं। वैलिडिटी के लिए व्हीकल नंबर जरूरी है। ठीक है, एडिटिंग के रिस्ट्रिक्शंस क्या है? ई-वे बिल कैन नॉट बी एडिटेड आफ्टर जनरेशन। एक बार जनरेट कर दिया तो कर दिया, आप उसको एडिट उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, Station of e-way bill will with vehicle number can be updated multiple times. Important, एडिट हो सकता है नहीं, डेट हो सकता है हाँ हो सकता है, कितनी भी बार कर सकते हो। और इनवॉइस हैंडलिंग, मल्टीपल इनवॉइसेस रिक्वायर सेपरेट ई-वे बिल। ऐसे नहीं है कि इनवॉइस नंबर आपका जो है 1 2 3 4 5 इसके लिए सबके लिए एक ही ई-वे बिल जनरेट कर दिया, नहीं, नहीं चलेगा। हर इनवॉइस नंबर के लिए अलग ई-वे बिल जनरेट होगा। सपोज आपके 5 इनवॉइस है तो आपके 5 ई-वे बिल जनरेट किए जाएंगे। ठीक है, हमने देखा आपकी जो कंसाइनमेंट वैल्यू है अगर इट इज ग्रेटर देन 50,000 रुपीज तो आपको ई-वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी है। कंसाइनमेंट वैल्यू होती क्या है? कंसाइनमेंट वैल्यू जो है एज पर सेक्शन नंबर 15 डिटरमाइन की जाती है। क्या है वैल्यू? जो आपने इनवॉइस में या आपका जो भी बिल ऑफ सप्लाई है या जो डिलीवरी चलान है उसमें जो भी वैल्यू आपने लिखी है, सपोज मेरा इनवॉइस है, मैंने मेरे इनवॉइस में वैल्यू लिखी है गुड्स की। क्या वैल्यू लिखी है मैंने कि ये जो मेरे गुड्स है ये 10,000 रुपए के है। ठीक है, ये जो मेरे गुड्स है ये 10,000 रुपीज, सब 60,000 पकड़ लेते हैं, 50,000 से ज्यादा है तो ही हो सकता है, 60,000 रुपीज के है। इसमें टैक्सेस जो है आपके, जो CGST है, जो SGST है, या फिर UTGST है, या फिर आपका जो IGST है, ये जो भी टैक्सेस है ये सब की सब आपके प्लस हो गए, ये सारे ऐड किए जाएंगे कंसाइनमेंट वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए। क्या एग्जाम सप्लाई अगर आप कर रहे हो तो वो एक्सक्लूड किया जाएगा। अगर अगर वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई ऑफ गुड्स इफ इनवॉइस इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ एग्जाम एंड टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर कोई इनवॉइस है जो जिसमें एग्जाम सप्लाई भी है और टैक्सेबल सप्लाई भी है तो एग्जाम सप्लाई की वैल्यू आपको एक्सक्लूड करनी पड़ेगी। ऐसे करके आपका जो वैल्यू है, कौन सा वैल्यू? कंसाइनमेंट वैल्यू डिटरमाइन किया जाएगा। सिर्फ स्पेसिफिकली फॉर ई-वे बिल वैल्यू इंक्लूड्स जीएसटी, अदरवाइज हमने देखा था जीएसटी हटाया जाता है। आप एग्रीगेट टर्नओवर भी कैलकुलेट करते हो उसमें भी आपका जीएसटी जो है हटाया जाता है। क्या क्या है जो आपने इनवॉइस में वैल्यू लिखी है वो उसमें टैक्सेस ऐड होंगे और कोई एग्जाम सप्लाई अगर है तो वो आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा और वो आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू बन जाएगी। वो वैल्यू अगर 50,000 रुपए से ज्यादा आपकी है तो आपको ई-वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कन्वेंस टू अनदर, ये क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखो सपोज मैं AB, ठीक है, मैंने एक ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, मतलब ये रिसिपिएंट हो गया क्योंकि मैं इसको गुड्स सप्लाई कर रही हूँ, ये मेरा रिसिपिएंट हो गया। सपोज VP, मैंने क्या किया है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स किया है किसी व्हीकल में, अंडरस्टूड। अब सपोज जो ट्रांसपोर्टर है, जो रिसिपिएंट है VB अपने एग्जांपल में, अगर इसको इसको फर्दर ये कहीं ट्रांसपोर्ट करना पड़ रहा है, फर्दर ट्रांसपोर्ट करेगा ये किसी और पर्सन को, सपोज XYZ, तो ऐसे केस में क्या पढ़ते? वेयर गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कन्वेयंस टू अनदर, एक मैंने यहां से मैंने जिस कन्वेयंस में गुड्स भेजे थे उस कन्वेयंस से ये दूसरे कन्वेयंस में फर्दर ट्रांसपोर्ट, दूसरे कन्वेयंस में, एक कन्वेयंस से
अनादर कन्वेयंस में अगर आपके गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं, जो कंसाइनर है या फिर जो रिसिपिएंट है, कौन कंसाइनर, ट्रांसपोर्टर जो है वो कंसाइनर हो गया है आपका, हु हैज प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए। जब ए बी ने गुड्स ट्रांसपोर्ट किए थे, तो जो मेरा रिसिपिएंट था उसने पार्ट ए में डिटेल्स प्रोवाइड की रहेगी, ठीक है। और द ट्रांसपोर्टर शैल बिफोर सच ट्रांसफर एंड फर्दर मूवमेंट ऑफ गुड्स date the details of conveyance in part B of e-way bill on the common portal। मैंने एक कन्वेयंस से इधर भेजा, ठीक है। अब वीबी को इस कन्वेयंस से दूसरे कन्वेयंस में जब गुड्स डालने हैं, तो ये सिर्फ एक ही लाइन बोल रहे हैं कि वीबी जो है, रिसिपिएंट जो है, कंसाइनर, ट्रांसपोर्टर, सब एक ही लोग हैं अपने केस में, ठीक है। इनको इनको डिटेल्स पार्ट बी में पहले जीएसटी पोर्टल पे डालना पड़ेगा डिटेल्स, उसके बाद ही अनदर कन्वेयंस में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। बस इतना ही बोल रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है डिफिकल्ट इसमें। एक कन्वेंस से दूसरे कन्वेंस में गुड्स ट्रांसपोर्ट करते वक्त, करने से पहले जो ट्रांसपोर्टर है, जो रिसिपिएंट है या फिर जो कंसाइनर है, उसको डिटेल्स ई-वे बिल की भरनी पड़ेगी पार्ट बी की जीएसटी पोर्टल पे। असाइनिंग द ई-वे बिल नंबर टू अनदर ट्रांसपोर्टर। अगर कोई कंसाइनर या रिसिपिएंट, अपना कौन, वीबी, who has furnished in part A may assign e-way bill number to another registered or enrolled transporter for updating information in part B for further movement of consignment. However, once these details have been updated by transporter, the consigner or recipient, as the case may be, who have furnished in part A shall not allow to assign e-way bill number to another transporter। ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि सपोज वीबी ने किसी और ट्रांसपोर्टर को बोल दिया कि तू डिटेल्स फिल कर पार्ट बी में, ई-वे बिल के पार्ट बी में किसी और ट्रांसपोर्टर को डिटेल्स फिल करने के लिए दिया, तो एक बार इसने ये ट्रांसपोर्टर को दे दिया, ई-वे बिल नंबर एक बार दे दिया, तो इसको देने के बाद क्या दूसरे किसी को वीबी ई-वे बिल नंबर दे सकता है क्या? नहीं। एक बार एक ट्रांसपोर्टर को आपने ई-वे बिल नंबर दे दिया डिटेल्स फिल करने के लिए, उसके बाद दूसरे ट्रांसपोर्टर को आप वो ई-वे बिल नंबर नहीं दोगे। अंडरस्टूड? अब देखेंगे व्हेन इज ई-वे बिल रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड, ठीक है। अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो रोड से, रेलवे से या फिर एयर वेसल से, पहले देखेंगे रोड। ई-वे बिल इज टू बी जनरेटेड बिफोर मूवमेंट ऑफ गुड्स। गुड्स मूव हो गए उसके पहले ई-वे बिल जनरेट हो जाना चाहिए। देखो, अगर आप सेल्फ ट्रांसपोर्ट कर रहे हो या फिर आप कोई ट्रांसपोर्टर की हेल्प लेके ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, दो अलग अलग केसेस है। अगर मेरा खुद का व्हीकल है या फिर मैं खुद से हायर कर रही हूँ किसी को, या मैं किसी पब्लिक कन्वेंस से खुद सेल्फ ट्रांसपोर्टेशन कर रही हूँ गुड्स का बाय रोड, तो मैं बाय रजिस्टर्ड पर्सन, मैं जो है पार्ट ए और पार्ट बी ई-वे बिल की डिटेल्स फिल करूंगी, अगर मैं खुद से कर रही हूँ ट्रांसपोर्ट तो। लेकिन अगर मुझे गुड्स ट्रांसपोर्ट करने हैं बाय रोड, बिफोर मूवमेंट ऑफ गुड्स मैं ई-वे बिल जनरेट करूंगी, और डिटेल्स जो है पार्ट ए पार्ट बी की, वो कौन भरेगा? अगर मैं किसी ट्रांसपोर्टर की हेल्प ले रही हूँ तो ट्रांसपोर्टर डिटेल्स भरेगा, मैं नहीं भरूंगी। अगर डिटेल्स भरनी है जीएसटी पोर्टल पे तो ट्रांसपोर्टर को रजिस्टर्ड रहना चाहिए। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो एक यूईएन नंबर ले लेगा, दैट इज यूनिक एनरोलमेंट नंबर, वो ले लेगा ताकि वो डिटेल्स भर सके, थर्ड पार्टी यानी कि जो ट्रांसपोर्टर है वो। अंडरस्टूड? अगर मैं रेलवे से गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रही हूँ या एयर वेसल से ट्रांसपोर्ट कर रही हूँ, तो डिटेल्स कौन भरेगा? रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब मैं जो ट्रांसपोर्ट कर रही हूँ, और इंफॉर्मेशन टू बी डिक्लेयर्ड इन पार्ट बी बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट, बट इट शैल नॉट बी डिलीवर्ड अनलेस ई-वे बिल इज प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। अगर रोड से कर रहे हो तो बिफोर मूवमेंट ऑफ गुड्स आपको जनरेट करना ही पड़ेगा ई-वे बिल। लेकिन अगर आप रेलवे या एयर वेसल से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो गुड्स का, आप आफ्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स भी ई-वे बिल जनरेट कर सकते हो। लेकिन क्या आप डिलीवरी दोगे गुड्स की बिना ई-वे बिल के? नहीं।
आफ्टर मूवमेंट आप गुड्स ई वे बिल जो है जनरेट कर सकते हो, लेकिन उस गुड्स की डिलीवरी आप नहीं दोगे बिना ई वे बिल जनरेट किए। अंडरस्टूड? ये जो यूईएन नंबर इसको लेना पड़ता है, ये इसके बारे में दिया है। अब बारी आई आपकी कंसोलिडेटेड ई वे बिल की। क्या है? अगर मल्टीपल कंसाइनमेंट्स है, सेपरेट ई वे बिल एग्जिस्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्टर indicates e-way bills on the common portal electronically. Generate consolidated e-way bill EWB02 is created. Single document for complete transport is consolidated e-way bill. एक कन्वेयंस है, एक ट्रक है, ठीक है। ये जो ट्रक है ये जा रहा है महाराष्ट्र से गुजरात। ये ट्रक महाराष्ट्र से गुजरात जा रहा है, ठीक है। इस ट्रक में मेरा माल है, इस ट्रक में वीवी का भी माल है, सेम ट्रक में एक्स वाई का भी माल है, सेम ट्रक में एक्स वाई का भी माल है। हम तीन लोगों का माल, हम तीन लोगों के गुड्स महाराष्ट्र से गुजरात जा रहे एक ही ट्रक में। तो क्या अब हर हर केस का अलग अलग ई वे बिल जनरेट होगा, या आप तीनों का मिला के एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल जनरेट कर सकते हो? जी हाँ, इसी को बोलते हैं कंसोलिडेटेड ई वे बिल, जहां एक कन्वेयंस में it is a document containing multiple e-way bills for multiple consignments being carried in one conveyance. एक ही कन्वेयंस में, एक ही ट्रक में आपके मल्टीपल ई-वे बिल कैरिंग मल्टीपल कंसाइनमेंट्स सब साथ में आपका एक ही ट्रक में जा रहा है, दैट इज कंसोलिडेटेड ई-वे बिल। अंडरस्टूड? अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ई-वे बिल जो है उसका वैलिडिटी पीरियड क्या है। दो केस है अलग अलग, 1 2 अलग है और 3 4 अलग है। देख पढ़ते हैं। अगर आपका जो गुड्स है वो ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो या फिर मल्टी मॉडल शिपमेंट इन विच एटलीस्ट वन लेग इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट बाय शिप। अगर अगर अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो अगर आप गूगल पे फोटो सर्च करोगे ना, आपको दिखेगा बहुत बड़े बड़े व्हीकल्स है वो, ठीक है। अगर अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो आपका जो है मूवमेंट किया जा रहा है गुड्स का, तो 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर तक आपकी 1 डे की वैलिडिटी रहेगी ई-वे बिल की। सिंपल है। अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो या फिर मल्टी मॉडल शिपमेंट आप गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो अप टू 100 किलोमीटर आपकी ई-वे बिल जो है एक दिन के लिए वैलिड रहेगा, 1 डे की वैलिडिटी है। फॉर एवरी 200 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ, मतलब क्या है इसका, 200 किलोमीटर तक तो आपकी एक दिन की वैलिडिटी है। इसके बाद 200 किलोमीटर के बाद चाहे आपका 300 हो, चाहे आपका 250 हो, चाहे आपका 350 किलोमीटर हो, 200 किलोमीटर के बाद हर 200 किलोमीटर के लिए या फिर पार्ट देयर ऑफ मतलब इसमें आप 200 ऐड कर दोगे तो 400 हो जाएगा। लेकिन क्या आप 400 किलोमीटर ट्रैवल करने वाले हो, ट्रांसपोर्ट करने वाले हो गुड्स? नहीं, आप 300 350, मतलब ये पार्ट हो गया। तो फॉर एवरी 200 किलोमीटर और पार्ट देयर आफ्टर मतलब 200 किलोमीटर के बाद एक एडिशनल डे की आपको जो है वैलिडिटी दी जाएगी ई-वे बिल की। हर 200 किलोमीटर के लिए एक दिन की वैलिडिटी है इन शॉर्ट, ठीक है। अगर ये हमने क्या देखा, जो अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो या मल्टी मॉडल शिपमेंट है उसके केस में, अगर आपके गुड्स जो है ओवर डायमेंशनल कार्गो या मल्टी मॉडल शिपमेंट से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं आप, ठीक है, तो आपकी जो वैलिडिटी है एक दिन की रहेगी फॉर 20 किलोमीटर ओनली, 200 नहीं, 220 किलोमीटर आपकी वैलिडिटी 1 डे की रहेगी। फॉर एवरी 20 किलोमीटर और पार्ट देयर आफ्टर, उसके बाद हर 20 किलोमीटर के बाद हर 20 किलोमीटर या उसके पार्ट के लिए 1 एडिशनल डे की आपको वैलिडिटी दी जाएगी। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट।
जो वैलिडिटी पीरियड है शैल बी काउंटेड फ्रॉम टाइम एट विच ई-वे बिल हैज बीन जनरेटेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन इन पार्ट बी बाय ट्रांसपोर्टर। सपोज मैंने अभी अभी नाउ अभी मैंने ई-वे बिल जनरेट किया, अभी पार्ट बी मेरी डिटेल्स भरी गई, अभी से मेरा एक दिन कैलकुलेट किया जाएगा। अंडरस्टूड? ठीक है। वैलिडिटी अगर आपको एक्सटेंड करनी है तो विद इन 8 आवर्स फ्रॉम टाइम ऑफ इट्स एक्सपायरी, फ्रॉम टाइम ऑफ 1 डे की वैलिडिटी है। ठीक है, तो एक दिन खत्म होने के बाद आपके पास 8 घंटे दिए गए अगर आपको एक्सटेंड करना है वैलिडिटी, तो विद इन 8 आवर्स यू कैन एक्सटेंड द वैलिडिटी इफ यू वांट। और जो पहला दिन है शैल बी एक्सपायर्ड ऑन मिडनाइट ऑफ सक्सेडिंग डे। ये क्या बोल रहे हैं, ई-वे बिल जो है रात के 12 बजे, रात के 12 बजे पहला दिन आपका खत्म हो जाएगा। सपोज मैंने आज, फॉर एग्जाम्पल मैंने आज सुबह 10 AM मैंने एक ई-वे बिल जनरेट किया, ठीक है, मॉर्निंग में 10 AM। तो क्या मेरा एक दिन अगले दिन सुबह 10 बजे तक रहेगा? नहीं, आज रात में 12 बजे, 12 AM, आज रात में 12 बजे मेरा एक दिन खत्म हो गया, ऐसा मान लिया जाएगा। ठीक है। एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन एंड कैंसिलेशन ऑफ ई-वे बिल देखते हैं। एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ ई-वे बिल बाय द रिसिपिएंट इफ रजिस्टर्ड और सप्लायर विद इन 72 आवर्स और बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स व्हिचएवर इज अर्लियर, अदरवाइज इट विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड एक्सेप्टेंस। जो ई-वे बिल है, ई-वे बिल जो है या तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ई-वे बिल या रिजेक्ट होगा ई-वे बिल। ठीक है, तो अगर रिसिपिएंट जो है वो रजिस्टर्ड है तो वो जो है ई-वे बिल को एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो एक्सेप्टेंस रिजेक्शन कौन करेगा? सप्लायर करेगा। विद इन 72 आवर्स, जब ई-वे बिल जनरेट हुआ तब से 72 आवर्स में एक तो एक्सेप्ट हो जाना चाहिए या रिजेक्ट हो जाना चाहिए, वॉट एवर यू वॉन्ट टू। और बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स, गुड्स डिलीवर होने से पहले, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, विद इन 72 आवर्स ऑफ ई-वे बिल जनरेशन और बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स विच एवर इज अर्लियर, द रजिस्टर्ड पर्सन, या अगर रिसिपिएंट है रजिस्टर्ड तो, या फिर सप्लायर को ई-वे बिल एक्सेप्ट रिजेक्ट करना पड़ेगा। नहीं हुआ विद इन 72 आवर्स और बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स विच एवर इज अर्लियर, नहीं हुआ तो डीम्ड एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा कि हाँ ये ई-वे बिल एक्सेप्टेड है। कैंसिलेशन, गुड्स अगर आपके ट्रांसपोर्ट ही किए नहीं गए तो आप ई-वे बिल कैंसिल कर सकते हो, या फिर एज पर डिटेल्स फर्निश्ड, ई-वे बिल में जो डिटेल्स डाली उस डिटेल्स के हिसाब से आपके गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं हुए तो भी आप जो है ई-वे बिल कैंसिल कर सकते हो। करोगे टू बी डन विद इन 24 आवर्स। अभी अगर जनरेट किया, अभी से 24 घंटों के अंदर अंदर मुझे ई-वे बिल कैंसिल करना पड़ेगा। कैन नॉट बी कैंसल्ड इफ वेरीफाइड इन ट्रांजिट। अगर ड्यूरिंग मूवमेंट, ड्यूरिंग ट्रांजिट बीच में अगर कहीं पे वेरीफाई कर दिया गया, ई-वे बिल को वेरीफाई किया, गुड्स को वेरीफाई किया, आपके कन्वेयंस को रोका गया ड्यूरिंग ट्रांजिट और वेरिफिकेशन हुआ है, तो फिर आप कैंसिल नहीं कर सकते हो। उसके पहले विद इन 24 आवर्स अगर आपके गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहे या फिर एज पर डिटेल्स फर्निश ट्रांसफर नहीं किए गए तो फिर आप कैंसिल कर सकते हो ई-वे बिल। हमने देखा अगर आपकी जो वैल्यू है, कंसाइनमेंट की वैल्यू है 50,000 से ज्यादा हो गई तो आपको जो है ई-वे बिल मैंडेटरी है। अब देखेंगे कि कहाँ आपको ई-वे बिल मैंडेटरी नहीं है, भले ही कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीड हो गई होगी 50,000 फिर भी ई-वे बिल मैंडेटरी नहीं है। कब? अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो नॉन टैक्सेबल गुड्स का, जिन पे टैक्स ही नहीं लगता हो। कौन से ऐसे गुड्स है? 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, अगर आप ज्वेलरी या कोई प्रीशियस स्टोन्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो आपको ई-वे बिल मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है इमिटेशन ज्वेलरी। अगर इमिटेशन ज्वेलरी का ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है देन यू हैव टू जनरेट ई-वे बिल, अगर आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो। लेकिन अगर इमिटेशन ज्वेलरी के अलावा कोई ज्वेलरी या प्रीशियस स्टोन्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है देन नो ई-वे बिल इज नीडेड।
अगर आप करेंसी ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, पोस्टल बैगेज है, पर्सनल इफेक्ट्स है कुछ, या फिर कोई कार्गो कंटेनर खाली जा रहा है, कुछ है नहीं उसमें, एम्प्टी कार्गो कंटेनर है, यू डोंट हैव टू जनरेट ई वे बिल, ई वे बिल इज नॉट मैंडेटरी हियर। ठीक है। अगर आपके जो है गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं बॉट बाय नॉन मोटराइज्ड व्हीकल्स, नॉन मोटराइज्ड व्हीकल्स में आप गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, ई वे बिल इज नॉट मैंडेटरी। अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो आपको ई वे बिल जनरेट नहीं करना पड़ेगा। अगर शेड्यूल 3 क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस, इट इज नीदर कंसिडर्ड एज सॉरी सप्लाई विच इज नीदर कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, नीदर नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। आपका जो है शेड्यूल 3 में अगर कोई सप्लाई आ रहा है और वो सप्लाई आप गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, देन ई वे बिल इज नॉट मैंडेटरी। अगर कस्टम सुपरविजन के अंडर कुछ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सप्लाई हो रहा है, ई वे बिल इज नॉट मैंडेटरी। एग्जाम गुड्स, ऊपर देखा टैक्सेबल, नीचे एग्जाम गुड्स का ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, देन ई वे बिल इज नॉट मैंडेटरी। इधर भी एक्सेप्शन है, क्या, डी ऑयल्ड केक, जैसे ऊपर एक्सेप्शन है इमिटेशन ज्वेलरी, वैसे नीचे एग्जाम गुड्स के केस में डी ऑयल्ड केक जो है आपका एक्सेप्शन है। अगर डी ऑयल्ड केक के अलावा कोई भी एग्जाम गुड्स का ट्रांसपोर्ट है, देन ई वे बिल इज नॉट मैंडेटरी। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, इस इसका अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, देन ई वे बिल इज नॉट मैंडेटरी। केरोसिन ऑयल के केस में ई वे बिल इज नॉट मैंडेटरी। कोरल अनवर्क्ड एंड वर्क्ड कोरल भी अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, ई वे बिल इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है। लास्ट केस, नहीं लास्ट नहीं है, अगर 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 नेपाल से या भूटान से कोई भी कार्गो आ रहा है या जा रहा है, ट्रांजिट हो रहा है फ्रॉम और टू नेपाल और भूटान, तो फिर आपको ई वे बिल जनरेट नहीं करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। कोई भी कार्गो नेपाल भूटान जा रहा है, कोई भी कार्गो नेपाल भूटान से आ रहा है, दोनों केसेस में ई वे बिल इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है। where goods are transported under a distance of 20 km from place of business of consignor to a weight bridge or weightment from weight bridge back to place of business of said consignor subject to condition that movement is accompanied by a delivery चालान। अगर 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है आपका टू 20 किलोमीटर, अगर आपके गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो आपको ई वे बिल मैंडेटरीली जनरेट करना नहीं है, भले ही वैल्यू आपकी कंसाइनमेंट की 50,000 से ज्यादा हो। लेकिन इधर क्या डाल दिया, एक डिलीवरी चालान रहनी चाहिए उसमें, डिलीवरी चालान डाल दिया। अगर डिलीवरी चालान नहीं है तो फिर नहीं चलेगा। अंडरस्टूड। अगर कोई एम्प्टी सिलेंडर्स है फॉर पैकिंग ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आर बीइंग मूव्ड फॉर रीजन अदर देन सप्लाई, अदर देन सप्लाई, अगर अदर देन सप्लाई के लिए कोई एम्प्टी सिलेंडर जा रहे हैं, कहीं से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, क्यों, उसमें एलपीजी डालने के लिए, फॉर पैकिंग ऑफ एलपीजी, देन ई वे बिल इज नॉट मैंडेटरी। जो पर्सन इंचार्ज है, जो पर्सन इंचार्ज है, कौन रहेगा पर्सन इंचार्ज, जो गुड्स का ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो आपका पर्सन इंचार्ज है। ठीक है। उसको कौन से डॉक्यूमेंट्स खुद के साथ कैरी करने पड़ेंगे ड्यूरिंग दोस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई और डिलीवरी चालान एज द केस में बी। उसके पास में इनवॉइस या डिलीवरी चालान या बिल ऑफ सप्लाई रहना चाहिए, एंड ई वे बिल की एक कॉपी रहनी चाहिए फिजिकल फॉर्म में, या फिर ई वे बिल नंबर रहना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। फिजिकल फॉर्म या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसके पास में ई वे बिल की कॉपी भी रहनी चाहिए, इनवॉइस भी रहना चाहिए, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड कन्वेंस। देखो इंपॉर्टेंट है ये वाली जो स्टेप्स है, क्या बोल रहे हैं, जो ऑथोराइज्ड ऑफिसर होता है, कमिश्नर जो है एम्पावर एन ऑफिसर टू ओवरसी वेरिफिकेशन। कमिश्नर एक ऑफिसर को अथॉरिटी देगा कि आप जो है ये ट्रांजिट का, ये गुड्स का, ये कन्वेंस का वेरिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है।
अब ऑफिसर स्टॉप्स व्हीकल्स टू चेक द डॉक्यूमेंट्स। जिस ऑफिसर को अथॉरिटी दी गई वो ऑफिसर गाड़ी को, आपके ट्रक को कहीं पे भी रुका सकता है। क्यों रुकाएगा? चेक करने के लिए डॉक्यूमेंट्स, आपका ई वे बिल, भले ही फिजिकल फॉर्मेट में हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, और आपका इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चालान, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको रोकेगा चेक करने के लिए। उसके बाद ऑफिसर कंफर्म करेगा आपकी ईवेबिल डिटेल। वो कंफर्म करेगा कि सब कुछ सही है या नहीं है, एंड आफ्टर दैट ऑफिसर कंडक्ट्स अ थोरो इंस्पेक्शन अपॉन रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन टैक्स इन्वेजन आफ्टर कमिश्नर्स अप्रूवल। अगर ऑफिसर को कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिली कि टैक्स इवेड हो रहा है तो वो कमिश्नर की अप्रूवल लेगा, और अप्रूवल लेने के बाद वो आपका इंस्पेक्शन करेगा। ठीक है, सबसे पहले कमिश्नर एक ऑफिसर को अथॉरिटी देगा, फिर वो ऑफिसर आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के लिए आपको रोकेगा। एक बार उसको लगा सब सही है वो कंफर्म कर देगा, या अगर उसको लगा कि कुछ सही नहीं है, टैक्स इवेड हो रहा है, तो वो कमिश्नर से अप्रूवल लेगा, और अप्रूवल मिलने के बाद वो आपका इंस्पेक्शन करेगा। ये हो गया आपका वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड कन्वेंस। इसके बाद इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स। ऊपर कन्वेंस, नीचे गुड्स का हम देखेंगे। पावर किसके पास है? प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है कि वो आपका ई वे बिल वेरीफाई करेगा, वो आपके गुड्स को, व्हीकल को भी फिजिकली वेरिफिकेशन कर सकता है। प्रॉपर ऑफिसर के पास में ये पावर है। आपके पास जो ट्रांसपोर्टर है उसके पास में क्या पावर है? उसके पास पावर है कि अगर आधे घंटे से ज्यादा, 30 मिनट से ज्यादा आपका व्हीकल डिटेन किया है, प्रॉपर ऑफिसर ने रोक लिया है आपके व्हीकल को और आधे घंटे से ज्यादा टाइम हो गया है, आप रिपोर्ट कर सकते हो। और रिपोर्ट जो है आप फॉर्म EWB04 जो कि जीएसटी पोर्टल पे आप फाइल करोगे इस रिपोर्ट को। ठीक है, इंस्पेक्शन रिपोर्ट क्या है? पार्ट ए, पार्ट बी और एक्सटेंशन। पार्ट ए क्या है? एक समरी है जो कि विद इन 24 आवर्स इन EWB03 प्रॉपर ऑफिसर एक समरी रिपोर्ट जो है जनरेट करेगा विद इन 24 आवर्स काय में EWB03 में। पार्ट बी क्या है? फाइनल रिपोर्ट है जो कि 3 दिन में, विद इन 3 डेज आपकी EWB03 में प्रॉपर ऑफिसर जनरेट करेगा। एडिशनल 3 डेज इसको अलाउड है, अगर इसको एक्सटेंड करना है तो ये एडिशनली और 3 डेज एक्सटेंशन कर सकता है। ब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी क्या है? आइडेंटिफाई द डिफॉल्टिंग सप्लायर। जो सिस्टम है, सिस्टम आइडेंटिफाइज अ सप्लायर हु हैज डिफॉल्टेड ऑन जीएसटी ऑब्लिगेशंस। जीएसटी ऑब्लिगेशंस फॉर एग्जांपल रिटर्न सही से फाइल नहीं किया हो, टैक्स लाइबिलिटी सही से पे नहीं की हो। जीएसटी ऑब्लिगेशंस में अगर किसी सप्लायर ने डिफॉल्ट किया हो तो सिस्टम उस सप्लायर को आइडेंटिफाई करेगा। उसके बाद जो सप्लायर का जीएसटीएन हो जाएगा वो हो जाएगा ब्लॉक, प्रिवेंटिंग ई वे बिल जनरेशन। अगर जीएसटीएन ब्लॉक हो गया तो आप ई वे बिल जनरेट ही नहीं कर पाओगे जो सप्लायर है। उसके बाद सप्लायर इज अनेबल टू जनरेट ई वे बिल ड्यू टू ब्लॉक, एंड द रिसिपिएंट या फिर जो ट्रांसपोर्टर है कैन स्टिल जनरेट ई वे बिल यूजिंग दियर जीएसटीएन। सप्लायर का जीएसटी नंबर ब्लॉक किया है क्योंकि कुछ तो गड़बड़ी की है उसने, लेकिन जो रिसिपिएंट या जो ट्रांसपोर्टर है वो तो ई वे बिल उनका खुद का जीएसटी नंबर यूज करके ई वे बिल जनरेट कर ही सकता है। अगर नॉन कंप्लायंस हुआ है तो जो टैक्सेबल पर्सन है, ट्रांसपोर्ट जो कर रहा है गुड्स का, उसको 10,000 रुपए की पेनाल्टी और द टैक्स इवेडेड विच एवर इज हायर। अगर उसने टैक्स इवेड किया है 20,000 रुपए का तो उसको 10,000 की पेनाल्टी या फिर टैक्स इवेडेड 20,000 विच एवर इज हायर, मतलब उसको पैसे देना पड़ेगा 20,000 रुपए। ठीक है, टैक्स सपोज उसने इवेड किया है 7,000 रुपीज का, उसको 10,000 रुपीज की पेनाल्टी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, और सेक्शन 129 के हिसाब से कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस, ऑफिसर के पास में सेक्शन नंबर 129 के हिसाब से पावर है कि वो आपके गुड्स और आपका कन्वेंस कॉन्फिस्केट कर लेगा, ले लेगा, आपसे छीन लेगा। ये हो गया नॉन कंप्लायंस अगर आपने किया ई वे बिल में तो क्या। ठीक है, अब IRN क्या है? इनवॉइस रेफरेंस नंबर जो है रिड्यूसेस बर्डन ऑफ कैरिंग फिजिकल कॉपी ऑफ इनवॉइस एंड ऑटो पॉपुलेट्स पार्ट ए ऑफ ई वे बिल।
अपन ने देखा कि इनवॉइस या डिलीवरी चालान जो भी है और ई वे बिल, ये दो चीजें ट्रांसपोर्टर के पास रहनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके पास आईआरएन है, इनवॉइस रेफरेंस नंबर है, तो आपको फिजिकल कॉपी की जरूरत नहीं है, आप आईआरएन दोगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आपका इनवॉइस दिख जाएगा। ठीक है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ फर्निशिंग इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए ऑफ EWB01। हमने देखा पार्ट ए फाइल होगा, पार्ट ए की डिटेल्स फिल की जाएगी, उसके बाद पार्ट बी की डिटेल्स फिल की जाएगी, और जब पार्ट बी की डिटेल्स फिल होगी तभी ई वे बिल जनरेट होगा। अंडरस्टूड। कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि आप पार्ट ए की डिटेल्स भर ही नहीं सकते हो। अगर कमिश्नर का डिस्क्रिप्शन है, कमिश्नर्स अथॉरिटी टू अलाउ सबमिशन अंडर प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन, कमिश्नर ने बोला कि इसको अलाउ नहीं है तो नहीं। ठीक है। अगर अगर जो टैक्स पेयर्स है, जो रजिस्टर्ड पर्सन है, जो टैक्स पेयर्स है, उन्होंने GSTR1 जीएसटी रिटर्न जो है GSTR1 फाइल नहीं किया है फॉर 2 मंथ्स और 2 क्वार्टर्स, फॉर 2 मंथ्स कंटिन्यूअसली, 2 महीनों के लिए या 2 क्वार्टर के लिए, जो रेगुलर वाला आपका टैक्स पेयर है वो मंथली रिटर्न फाइल करेगा, और जो कॉम्पोजिशन वाला आपका टैक्स पेयर है वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता है। ठीक है। तो अगर 2 महीनों के लिए या 2 क्वार्टर के लिए टैक्स पेयर ने GSTR1 फाइल नहीं किया है, तो वो जो ई वे बिल की पार्ट ए की डिटेल्स है वो फिल ही नहीं कर पाएगा। ठीक है। अगर कोई कॉम्पोजिशन सप्लायर है, उसने उसने जो है फर्निश नहीं किया है स्टेटमेंट फॉर 2 consecutive quarters ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स, सेल्फ असेसमेंट करना पड़ेगा टैक्स को। अगर उसने 2 consecutive मतलब एक के बाद एक कंटिन्यूअसली 2 क्वार्टर तक उसने नहीं किया, स्टेटमेंट नहीं दिया, तो उस कॉम्पोजिशन सप्लायर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा पार्ट ए की डिटेल्स भरने के लिए। ठीक है। अगर कोई रेगुलर स्कीम का टैक्स पेयर है और 2 consecutive टैक्स पीरियड्स के लिए उसने जो है फाइल नहीं किए हैं रिटर्न्स, और सस्पेंडेड रजिस्ट्रेशन, अगर किसी का GST रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया गया है तो वो पार्ट ए की डिटेल्स फिल ही नहीं कर पाएगा ई वे बिल में। ठीक है। दिस फिनिशेस योर ई वे बिल चैप्टर रिविजन। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले रिवीजन में। बाय बाय।